नमस्कार। मेरा नाम जशनदीप सिंह है और सबसे पहले मैं फ्राइडे फेबल्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे परफॉर्म करने का मौका दिया और आप सभी का फ्राइडे फेबल्स की तरफ से स्वागत करता हूँ। जो कहानी मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ उसे सादत हसन मंटो ने लिखा है। कहानी का नाम है आखिरी सैल्यूट। सादत हसन मंटो का जन्म जिला लुधियाना के समराला कस्बे में हुआ। ये उर्दू ज़बान के बहुत ही जाने माने लेखक हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में 22 कहानियाँ, एक उपन्यास, कई नाटक और 3 लेख लिखे। टोबा टेक सिंह, ठंडा गोश्त, बू, काली सलवार, हतक और खोल दो इनकी सबसे मशहूर कहानियों में से हैं। मंटो ने अपनी लेखनी में समाज में पल रही गंदगी को कुरेदते हुए और ऐसे विषयों को छूते हैं जो हर इंसान की जिंदगी से किसी न किसी तरह ताल्लुक रखते हैं। उनकी इस रचनाओं के लिए उन्हें दुनिया भर से प्रशंसा भी मिली, लेकिन कुछ ऐसी कहानियां भी थी जिनकी वजह से उन पर मुकदमे भी चले। मंटो की कहानियां आज भी उसी तरह समाज के कायदे कानून को चुनौती देती हैं और झूठ की दीवारें तोड़कर उस काले सच को बाहर लाती हैं जिसे या तो हम देख नहीं पाते या देखना नहीं चाहते। आखिरी सैल्यूट राष्ट्रों की राजनीति और सिपाहियों की वेदना को दिखाती है। इस कहानी में 2 जिगरी दोस्तों का जिक्र दिखाया गया है जो एक साथ बड़े हुए और एक ही साथ फौज में भर्ती हुए थे, लेकिन देश के बंटवारों ने उन्हें आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। इस कहानी में मंटो ने दिखाया है कि कैसे राष्ट्रवाद एक सीमित सोच बन जाती है और राजनीति सिर्फ जमीन के टुकड़ों को ही नहीं मगर लोगों के प्यार, वफादारी और दोस्तों को भी बांट सकती है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो स्पीच सुनाना चाहूंगा जो उन्होंने कश्मीर की लड़ाई के दौरान दी थी, क्योंकि वहीं से कहानी शुरू होती है। October 1947. Considerable parts of the Jammu and Kashmir state have been overrun by raiders from outside, well armed and well equipped, and they have sacked and looted the towns and villages and put many of the inhabitants to the sword. Frightfulness suddenly descended upon this lovely and peaceful country. To be fighting side by side with the people of Kashmir against fanatic hordes was a heartening experience which set aside for the moment the memories of communal strife and partition. I trust in this defense we shall give a demonstration to all India and to the world how we can function unitedly and in a non-communal way in Kashmir. In this way, this terrible crisis in Kashmir may well lead to a healing of the deep wounds which India has suffered in recent months. ये कश्मीर की लड़ाई भी कुछ अजीबोगरीब थी। सूबेदार रब नवाज का दिमाग एक ऐसी बंदूक बन गया था जिसका घोड़ा खराब हो गया। विश्व युद्ध में वो कई मोर्चों पर लड़ चुका था, मारना और मरना जानता था। छोटे बड़े अफसरों की नजरों में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, इसलिए कि वो बड़ा बहादुर, निडर और समझदार सिपाही था। प्लाटून कमांडर मुश्किल काम हमेशा उसे ही सौंपते थे और वो उन्हें पूरा करता था। मगर इस लड़ाई का ढंग ही निराला था। दिल में बड़ी उमंग, बड़ा जोश, भूख प्यास से बेपरवाह सिर्फ एक ही लगन थी, दुश्मन का सफाया कर देने की। जब दुश्मन से सामना होता तो जानी पहचानी सूरतें नजर आती। कुछ दोस्त दिखाई देते जो पिछले विश्व युद्ध में उसके साथ मित्र देशों के दुश्मनों से लड़े थे, लेकिन अब एक दूसरे की जान के प्यासे बने हुए थे। रबनवाज सोचता था कि ये सब ख्वाब तो नहीं। पिछले विश्व युद्ध का ऐलान, भर्ती, कद और छातियों की पैमाइश, पीटी, चांदमारी और फिर मोर्चा, इधर से उधर, उधर से इधर, आखिर जंग का खात्मा, फिर एकदम पाकिस्तान का निर्माण और कश्मीर की लड़ाई। ऊपर तले कितनी खबरें।
रब नवाज सोचता था कि करने वाले ने यह सब कुछ सोच समझ कर किया है ताकि दूसरे बौखला जाएं और समझ ना सके, वरना यह भी कोई बात है कि इतनी जल्दी इतने बड़े इनकलाब बर्पा हो जाए। इतनी बात तो सूबेदार रब नवाज की समझ में आती थी कि वो कश्मीर हासिल करने के लिए बढ़ रहे हैं। कश्मीर क्यों हासिल करना है यह भी वो अच्छी तरह समझता था, इसलिए कि पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए कश्मीर को हासिल करना जरूरी था। मगर जब निशाना बांधते हुए उसे कोई जानी पहचानी शक्ल नजर आ जाती थी तो वो कुछ देर के लिए भूल जाता था कि वो किस गरज के लिए लड़ रहा है, किस मकसद से उसने बंदूक उठाई है। वो शायद इसलिए भूल जाता था कि उसे बार बार खुद को ये याद दिलाना पड़ता था कि अब वो सिर्फ तनख्वाह, भूभागों और पदवियों के लिए नहीं, अपने वतन की खातिर लड़ रहा है। ये वतन पहले भी उसका वतन था। वो इसी इलाके का रहने वाला था जो पाकिस्तान का एक हिस्सा बन गया था, जिसके उसके खानदान से कई पीढ़ियों से रिश्ते थे। अब उसके पड़ोसी का वतन वो था जिसका पानी तक उसने नहीं पिया था। अपने उसी वतन की खातिर उसके पड़ोसी ने अपने कंधे पर बंदूक रख ली थी कि उसे हुक्म दिया गया था कि जाओ, ये जगह जहां तुमने अभी अपने लिए 2 ईंटें भी नहीं चुनी, जिसकी हवा और जिसके पानी का मजा भी ठीक तौर पर तुम्हारी जबान पर बैठा नहीं है, तुम्हारा वतन है। जाओ इस वतन की खातिर पाकिस्तान से लड़ो, उस पाकिस्तान से जिसके ऐन दिल में तुमने अपनी उम्र के इतने बरस गुजारे हैं। रब नवाज सोचता था कि यही हाल उन मुसलमान फौजियों का है जो वहां हिंदुस्तान में अपना घर बार छोड़कर यहां पाकिस्तान में आ गए हैं। वहां उनसे सब कुछ छीन लिया गया था, यहां उन्हें और तो कुछ मिला नहीं, बंदूकें मिल गई हैं, उसी वजन की, उसी शक्ल की, उसी मार्के और छाप की। पहले वो सब मिलकर एक ऐसे दुश्मन से लड़ते थे जिसको उन्होंने पेट और पदवियों की खातिर अपना दुश्मन यकीन कर लिया था, मगर अब वो खुद 2 हिस्सों में बन गए थे। पहले सब हिंदुस्तानी फौजी कहलाते थे, अब एक हिंदुस्तानी फौजी और दूसरा पाकिस्तानी फौजी। उधर हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुस्तानी फौजी भी थे। रब नवाज जब उनके बारे में सोचता तो उसके दिमाग में एक अजीब सी गड़बड़ पैदा हो जाती। जब वो कश्मीर के बारे में सोचता तो उसका दिमाग बिल्कुल जवाब दे जाता। पाकिस्तानी फौजी कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं या कश्मीर के मुसलमानों के लिए? क्योंकि अगर वो कश्मीर के मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं तो हैदराबाद और जूनागढ़ के मुसलमानों के लिए उनसे लड़ने को क्यों नहीं कहा जाता? और अगर ये जंग ठेठ इस्लामी जंग है तो दुनिया के दूसरे इस्लामी मुल्क इस जंग में हिस्सा क्यों नहीं लेते? रब नवाज बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि ऐसी बारीक बारीक बातें एक फौजी को बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। फौजी की अकल मोटी होनी चाहिए कि मोटी अकल वाला ही अच्छा सिपाही बन सकता है। लेकिन कभी कभी वो चोर दिमाग से इन बातों पर गौर कर लेता, फिर अपनी इस हरकत पर खूब हंसता। किशनगंगा नदी के किनारे उस सड़क के लिए जो मुजफ्फराबाद से करन जाती थी, कुछ अरसे से लड़ाई हो रही थी। अजीबोगरीब लड़ाई थी। रात को कुछ समय के लिए आसपास की पहाड़ियां फायरों की बजाय गंदी गंदी गालियों से गूंज उठती थी। एक मर्तबा सूबेदार रब नवाज अपनी प्लाटून के जवानों के साथ रात का हमला करने के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक नीचे खाई से गालियों का शोर उठा। पहले तो वो घबरा गया, ऐसा लगता था कि बहुत से भूत मिलकर नाच रहे हैं और जोर जोर से कहकहे लगा रहे हैं। वो बड़बड़ाया, सूअर की दुम, ये क्या हो रहा है? एक जवान ने गूंजती हुई आवाजों से मुखातिब होकर यह बड़ी गाली दी और रब नवाज से कहा, सूबेदार साहब गालियां दे रहे हैं अपनी मां के यार। रब नवाज ये गालियां सुन रहा था जो बहुत ही उकसाने वाली थी। उसके जी में आया कि हमला बोल दे, मगर ऐसा करना गलती होती। चुनाचे वो खामोश रहा। कुछ देर जवान भी चुप रहे, मगर जब पानी सर से गुजर गया तो उन्होंने भी गला फाड़ फाड़ कर गालियां लुढ़कानी शुरू कर दी। रब नवाज के लिए इस किस्म की लड़ाई बिल्कुल नई चीज थी। उसने 2-3 मर्तबा अपने जवानों को खामोश रहने के लिए कहा,
मगर गालियां ही कुछ ऐसी थी कि उनसे जवाब दिए बिना रहा नहीं जाता था। दुश्मन के सिपाही नजर से ओझल थे। रात को तो खैर अंधेरा होता है, लेकिन वो तो दिन को भी नजर नहीं आते थे। सिर्फ उनकी गालियां पहाड़ी के कदमों से उठती और पत्थरों के साथ टकरा टकरा कर हवा में विलीन हो जाती। रबनवास के जवान जब इन गालियों का जवाब देते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी गालियां दुश्मन की तरफ नीचे नहीं जाती, बल्कि ऊपर आसमान की तरफ उड़ जाती हैं। ये सोचकर उसने काफी कोफ्त होती थी और उसने झुंझलाकर तुरंत हमला करने का हुक्म दे दिया। फायर! रबनवास को वहां की पहाड़ियों में एक अजीब सी बात नजर आई थी। चढ़ाई की तरफ कोई पहाड़ी दरख्तों और बूटों से लदी बंधी होती थी और उतराई की तरफ गंजी, कश्मीरी बूढ़ों के सर की तरह। किसी पहाड़ी की चढ़ाई का हिस्सा गंजा होता था और उतराई की तरफ उसी पहाड़ी पर दरख्त ही दरख्त होते थे। चीड़ के लंबे तनावर दरख्त, जिनके बंटे हुए धागों जैसे पत्तों पर फौजी बूट फिसल फिसल जाते थे। जिस पहाड़ी पर सूबेदार रबनवास की प्लाटून थी, उसकी चढ़ाई दरख्तों और झाड़ियों से मुक्त थी। जाहिर है हमला बहुत खतरनाक था, मगर सब जवान बखुशी तैयार थे। गालियों का इंतकाम लेने के लिए वो बहुत बेताब थे। हमला हुआ और कामयाब रहा। 2 जवान मारे गए और 4 जख्मी हुए, लेकिन दुश्मन के 3 आदमी मारे गए और बाकी रसद का कुछ सामान छोड़कर भाग निकले। सूबेदार रबनवास और उसकी प्लाटून के जवानों को इस बात का बड़ा दुख था कि दुश्मन का कोई जिंदा सिपाही उनके हाथ ना सका, जिसको वो तत्काल गालियों का मजा चखा सकते। मगर ये मोर्चा फतेह करने के बाद वो एक अहम पहाड़ी पर काबिज हो गए थे। वायरलेस के जरिए सूबेदार रबनवास ने प्लाटून कमांडर मेजर असलम को फौरन अपनी जीत के नतीजे से सूचित किया और शाबाशी वसूल की। करीब करीब हर पहाड़ी की चोटी पर पानी का एक तालाब सा होता था। इस पहाड़ी पर भी तालाब था, मगर दूसरी पहाड़ियों के तालाबों के मुकाबले में ज्यादा बड़ा। इसका पानी साफ और शफाफ था। वो मौसम सख्त सर्द था, मगर सब नहाए, दांत बजते रहे, मगर किसी ने परवाह न की। वो अभी इसी में मसरूफ थे कि अचानक फायर की आवाज आई। सब नंगे ही लेट गए। सूबेदार रबनवास ने दूरबीन लगाकर ढलवानों पर नजर दौड़ाई, मगर उसे दुश्मन के छुपने की जगह का पता न चला। उसके देखते ही देखते एक और फायर हुआ। दूर उतराई के फौरन बाद अपेक्षाकृत छोटी पहाड़ी की ओर से धुआं उठता नजर आया। उसने तुरंत अपने जवानों को फायर का हुक्म दे दिया। इधर से धड़ाधड़ फायर शुरू हुए, उधर से भी जवाबन गोलियां चलने लगी। सूबेदार रबनवास ने दूरबीन लगाकर दुश्मन की पोजीशन का बगौर अवलोकन किया। वो गालिबन बड़े बड़े पत्थरों की दीवार के पीछे महफूज थे, मगर यह सुरक्षा दीवार बहुत ही छोटी थी। ज्यादा देर तक वो वहां जमे नहीं रह सकते थे। उनमें से जो भी इधर या उधर हटता, उसका सूबेदार रबनवास की जद में आना यकीनी था। थोड़ी देर फायर होते रहे, फिर रबनवास ने अपने जवानों को मना कर दिया, बस गोलियां जाया न करें, सिर्फ ताक में रहें। जो ही दुश्मन का कोई सिपाही पत्थरों की दीवार से निकलकर इधर या उधर जाने की कोशिश करे, उसे उड़ा दे। यह हुक्म देकर उसने अपने नंगे बदन की तरफ देखा और बड़बड़ाया, सूअर की दुम, कपड़ों के बगैर आदमी हैवान मालूम होता है। लंबे लंबे अंतरालों के बाद दुश्मन की तरफ से इक्का दुक्का फायर होता रहा। इधर से भी उसका जवाब कभी कभी दे दिया जाता। यह खेल पूरे 2 दिन जारी रहा। मौसम अचानक बहुत सर्द हो गया, इस कदर सर्द कि दिन को भी खून जमा हुआ सा महसूस होता था। चुनाचे सूबेदार रबनवास ने चाय के दौर शुरू करा दिए। हर वक्त आग पर केतली रह रहे थे। जो ही सर्दी ज्यादा सताती, एक दौर उस गर्मा गर्म मशरूब का हो जाता, लेकिन दुश्मन पर बराबर निगाह थी। इधर एक जवान हटता, उधर दूसरा फौरन उसकी जगह दूरबीन लेकर बैठ जाता। हड्डियों तक उतर जाने वाली सर्द हवा चल रही थी जब उस जवान ने जो पहरे पर था बताया कि पत्थरों की दीवार के पीछे कुछ गड़बड़ हो रही है। सूबेदार रबनवास ने उससे दूरबीन ली और गौर से देखा, मगर उसे कहीं कोई हरकत नजर न आई। लेकिन फौरन ही एक आवाज बुलंद हुई, रबनवास इसका मतलब न समझा। इसके जवाब में उसने अपनी बंदूक डाल दी। उसकी गूंज दबी तो फिर उधर से आवाज आई,
जो साफ तौर पर उनसे मुखातिब थी। रब नवाज चिल्लाया, सूअर की तुम, बोल क्या कहता है तू? फासिला ज्यादा नहीं था, रब नवाज के अल्फाज उन तक पहुंच गए, क्योंकि वहां से किसी ने कहा, गाली ना दे भाई। रब नवाज ने बड़ी झुंझलाहट और ताज्जुब के साथ अपने जवानों की तरफ देखा और कहा, भाई। फिर उसने अपने मुंह के आगे दोनों हाथों का भोंपू बनाया और चिल्लाया, भाई होगा तेरी माँ का जना, यहां सब तेरी माँ के यार हैं। फौरन उधर से जख्मी आवाज बुलंद हुई, रब नवाज। रब नवाज कांप गया। जख्मी आवाज आसपास की पहाड़ियों के साथ सर फोड़ती रही और मुख्तलिफ अंदाज में रब नवाज दोहराती, अंततः खून जमा देने वाली हवा के साथ जाने कहां उड़ गई। बहुत देर बाद रब नवाज चौंका। वो कौन था? सूअर की दुम। उसको इतना मालूम था कि टेटवाल के मोर्चे पर सिपाहियों की अक्सरियत 6/9 रेजिमेंट की है, क्योंकि वो भी उसी रेजिमेंट का ही था। मगर वो आवाज किसकी थी? वो ऐसे बेशुमार आदमियों को जानता था जो उसके कभी अजीज तरीन दोस्त थे। कुछ ऐसे भी थे जिनसे उनकी दुश्मनी थी, कुछ निजी कारणों से। मगर वो कौन था जिसने उसकी गाली का बुरा मानकर उसे चीख कर पुकारा था? सूबेदार रब नवाज ने दूरबीन लगाई, मगर पहाड़ी की हिलती हुई छिदरी दाढ़ी में उसे कोई नजर न आया। दोनों हाथों का फिर भोंपू बनाकर वो जोर से चिल्लाया, उधर कौन है? मैं रब नवाज बोल रहा हूं, रब नवाज। फौरन ही उधर से आवाज बुलंद हुई, मैं हूं राम सिंह। रब नवाज ये सुनकर यूं उछला जैसे छलांग लगाकर दूसरी तरफ जाना चाहता हो। पहले उसने अपने आप से कहा, राम सिंह। फिर वो हालत फाड़ कर चिल्लाया, ओए राम सिंह, सूअर की दुम अभी पहाड़ियों के साथ टकरा कर पूरी तरह गुम नहीं हुई थी कि राम सिंह की फटी फटी आवाज बुलंद हुई, ओए कुम्हार के खोते। रब नवाज खून करने लगा। जवानों की तरफ रौबदार नजरों से देखते हुए वो बड़बड़ाया, बकता है सूअर की दुम। ओए बाबा टल के कड़ा प्रसाद, ओए खिंजीर के झटके। रब नवाज बेतहाशा कहकरे लगाने लगा। राम सिंह भी जोर जोर से हंसने लगा। पहाड़ियां ये आवाजें बड़े खिलंदड़े अंदाज में इधर उधर उछालती रही। फिर राम सिंह की आवाज आई, देखो यार, हमें चाय पीनी है। रब नवाज बोला, पियो ना, ऐश करो। राम सिंह बोला, ओए ऐश किस तरह करे, सामान तो हमारा उधर पड़ा है। रब नवाज ने पूछा, किधर? उधर जिधर तुम्हारा फायर हमें उड़ा सकता है। तो क्या चाहते हो तुम, सूअर की दुम? हमें सामान ले आने दे। ले आ। रब नवाज ने अपने जवानों की तरफ देखा। दूरबीन एक जवान के हाथ में थी। उसने अर्थ भरी नजरों से सूबेदार रब नवाज की तरफ देखा। राम सिंह की आवाज आई, कसम खा कि तू हमें नहीं मारेगा। किसकी कसम खाऊं? किसी की भी खा ले। ओए जा, मंगवा ले अपना सामान। सूबेदार रब नवाज ने खुद ही उससे दूरबीन ली और गौर से देखा। दुश्मन का एक सिपाही डरते डरते पंजों के बल पत्थरों की आड़ से निकल रहा था। एक पल के लिए वो रुका और फिर तेजी से भागा और दूर कहीं झाड़ियों में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद वो झाड़ियों में से निकला तो उसके दोनों हाथों में कुछ सामान था। एक क्षण के लिए वो रुका और फिर तेजी से पत्थरों की महफूज दीवार की तरफ भागा और अंततः वहां पहुंच गया। उसके नजर से ओझल होते ही रब नवाज ने अपनी बंदूक दाग दी। तड़ाक के साथ ही रब नवाज का कहका बुलंद हुआ। पहाड़ियां ये आवाजें बड़े खिलंदड़े अंदाज में इधर उधर उछालती रही। रब नवाज के जवान खामोश थे। फिर रब नवाज ने कुछ देर बाद दूरबीन लगाई और गौर से देखा। पत्थरों की दीवार की ओर से धुआं उठ रहा था। उसने पुकारा, चाय तैयार कर ली राम सिंह?
अभी कहाँ आए कुम्हार के खोते। रबनवाज जात का कुम्हार था। जब कोई उसकी जात की तरफ इशारा करता था तो उसका खून खौलने लगता था। एक सिर्फ राम सिंह के मुंह से ही वो कुम्हार बर्दाश्त कर लेता था, इसलिए कि वो उसका बेतकल्लुफ दोस्त था। दोनों एक ही गांव में पलकर जवान हुए। दोनों की उम्र में सिर्फ चंद दिन का फर्क था। दोनों के बाप और उनके बाप भी एक दूसरे के दोस्त थे। दोनों प्राइमरी तक एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही दिन फौज में भर्ती हुए थे और पिछले विश्व युद्ध में दोनों कई मोर्चों पर इकट्ठे लड़े थे। रबनवाज अपने जवानों की नजरों में खुद को कमतर महसूस करके बड़बड़ाया, सुअर की दुम, अब भी बाज नहीं आता। बक नहीं वे, खोते की जूं। रबनवाज हंसने लगा। राम सिंह भी कह लगाने लगा। रबनवाज ने बस वैसे ही पेटी बांध रखी थी। ऐसे ही उसने ट्रिगर दबा दिया। तड़ाक के साथ ही एक गगनभेदी चीख बुलंद हुई। रबनवाज ने फौरन अपनी दूरबीन लगाई और देखा कि राम सिंह पत्थरों की दीवार से हटकर पेट पकड़े दोहरा हुआ गिर पड़ा। वो जोर से चीखा, राम सिंह, और उछलकर खड़ा हो गया। उधर से लगातार 3-4 फायर हुए और एक गोली रबनवाज का दाहिना बाजू चाटती हुई निकल गई। फौरन ही वो आंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। अब दोनों तरफ से फायर शुरू हो गए। उधर के कुछ सिपाहियों ने गड़बड़ से फायदा उठाकर पत्थरों की आड़ से निकलकर भागना चाहा। इधर से फायर जारी थे मगर निशाने पर कोई न बैठा। रबनवाज ने अपने जवानों को पहाड़ी से उतरने का हुक्म दे दिया। 3 जवान फौरन ही मारे गए और बाकी जवान प्रयास करके पहाड़ी तक पहुंच गए। राम सिंह खून में लथपथ पथरीली जमीन पर पड़ा कर्रा रहा था। गोली उसके पेट में लगी थी। रबनवाज को देखकर उसकी आंखें तमतमा उठी और मुस्कुराकर वो रबनवाज से बोला, ओए सुअर के नल, ये तूने क्या किया। रबनवाज दो जानू होकर राम सिंह पर झुका और बोला, खिंजीर की दुम, तुमसे बाहर निकलने को किसने कहा था। रबनवाज राम सिंह की पेटी उतारने लगा। पेटी उतारे जाने के दौरान राम सिंह को सख्त तकलीफ हुई। दर्द से वो चिल्ला पड़ा, ओए, मैं अपने आप को तुझे दिखाने के लिए बाहर निकला था कि तूने रब के पुत्र फायर कर दिया। रबनवाज का गला रुक गया। कसम अब्दुल्ला शरीक की, मैंने तो ऐसे ही ट्रिगर दबा दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि तू खोते का सिंह बाहर निकल रहा है। मुझे अफसोस है राम सिंह। राम सिंह का खून काफी बह चुका था। रबनवाज और उसके जवान कई घंटों बाद वहां पहुंचे थे। इस अरसे में तो खून की एक पूरी मश्क खाली हो सकती थी। रबनवाज को हैरत थी कि राम सिंह इतनी देर जिंदा कैसे रहा। उसका हिलना जुलना भी गलत था। उसको उम्मीद नहीं थी कि राम सिंह बचेगा। इसलिए फौरन वायरलेस के जरिए रबनवाज ने प्लाटून कमांडर से दरख्वास्त की कि एक डॉक्टर फौरन रवाना किया जाए। उसका दोस्त राम सिंह जख्मी हो गया है। डॉक्टर का वहां तक पहुंचना और फिर वक्त पर पहुंचना बिल्कुल मुहाल था। लेकिन वायरलेस पर पैगाम पहुंचाकर उसने राम सिंह से कहा, डॉक्टर आ रहा है, कोई फिक्र ना कर। राम सिंह मुस्कुराकर रबनवाज से बोला, फिक्र किसी बात की नहीं यारा। अच्छा बता, मेरे कितने जवान मारे तुम लोगों ने। रबनवाज ने बोला, सिर्फ एक। राम सिंह की आवाज और ज्यादा कमजोर हो गई। और तेरे कितने जवान मारे गए। रबनवाज ने अर्थ भरी नजरों से अपने जवानों की तरफ देखा और बोला, 6। राम सिंह ने अपने दिल में गिना, 6। ठीक है। जब मैं जख्मी हुआ तो वो बहुत बधिर हो गए, पर मैंने कहा, खेल जाओ अपनी और दुश्मन की जान से।
अच्छा, ठीक है, ठीक है। फिर वो अतीत के धुंधलकों में चला गया। ओए सुअर के नल, याद है तुझे वो दिन? खेत खलियानों की बातें, स्कूल के किस्से, 6/9 जाट रेजिमेंट की दास्तानें, कमांडिंग अफसरों के लतीफे और बाहर के मुल्कों में अजनबी औरतों से प्रेम प्रसंग। बीते दिनों का जिक्र करते हुए राम सिंह को एक बहुत दिलचस्प वाकया याद आ गया तो वो हंसने लगा। हंसी आते ही उसके टीस उठी मगर उसने परवाह न की। यारा, याद है तुझे वो मैडम? क्या नाम रखा था हमने उसका? बड़ी मारखोर औरत थी। अरब नवाज को फौरन वो औरत याद आ गई। हाँ, वो इटली की मैडम मनीता फनीतो। पैसा खत्म, तमाशा खत्म, पर तुझसे तो कभी कभी रियायत कर देती थी मुसोलिनी की बच्ची। राम सिंह जोर से हंसा और उसके जख्म में से जमे हुए खून का एक लोथड़ा बाहर निकल गया। अरब नवाज कहने लगा, राम सिंह, अब तुम खामोश रहो। राम सिंह को बहुत तेज बुखार था। उसका दिमाग भी तप रहा था। बोलने की ताकत बिल्कुल नहीं थी मगर वो बोले जा रहा था जैसे देख रहा हो। बीच में कभी रुक जाता जैसे देख रहा हो टंकी में कितना पेट्रोल बाकी है। कुछ देर बाद उस पर बेहोशी छा गई। इनमें कुछ ऐसे विराम भी आए जब उसके होशो हवास सलामत थे। इन्हीं विरामों के चलते उसने एक मर्तबा रबनवाज से सवाल किया, रबनवाज, सच सच बता, क्या वाकई तुम लोगों को कश्मीर चाहिए? रबनवाज ने बड़े खुलूस के साथ कहा, हाँ राम सिंह। राम सिंह ने अपना सर हिलाया, नहीं, मैं नहीं मान सकता, तुम्हें वर्गलाया गया है। रबनवाज ने यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा, नहीं राम सिंह, तुम्हें वर्गलाया गया है, कसम पंचतन पाक की। राम सिंह ने रबनवाज का हाथ पकड़ लिया और कहा, कसम ना खा यारा, ठीक ही होगा। दिन ढलने से कुछ देर पहले प्लाटून कमांडर मेजर असलम आया। उसके साथ कुछ सिपाही थे मगर डॉक्टर साथ नहीं था। राम सिंह अपनी अंतिम सांसों की हालत में पड़ा कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसकी आवाज इस कदर कमजोर थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेजर असलम भी 6/9 रेजिमेंट का ही था। वो राम सिंह को बहुत अच्छी तरह पहचानता था। रबनवाज से पूरे हालात को जानने के बाद उसने राम सिंह को पुकारा, राम सिंह, राम सिंह। राम सिंह ने आंखें खोल दी। फिर एक क्षण के लिए उसने आंखें फाड़कर लेटे लेटे अटेंशन होकर मेजर असलम को सैल्यूट किया। दूसरे ही क्षण उसका सैल्यूट करने वाला अकड़ा हुआ हाथ गिर पड़ा और उसके होंठ कांपे। कुछ नहीं हुए राम सिन्हा, भूल ही गया तू ये लड़ाई, कि ये लड़ाई, ये लड़ाई, ये लड़ाई। राम सिंह अपनी बात पूरी न कर सका। बंद होती हुई आंखों से उसने रबनवाज की तरफ नीम सवालिया अंदाज में देखा और सर्द हो गया। थैंक यू। ये थी कहानी आखिरी सल्यूट, सादत हसन मंटो द्वारा लिखी गई। और एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे देखने के लिए आए। और फ्राइडे फेबल्स का भी धन्यवाद करता हूँ इस सब के लिए जो गाइड किया मुझे। नम्रता शर्मा मैम ने गाइड किया, सब डायरेक्शन एक तरह से बोल सकते हैं। और म्यूज़िक मेरी सिस्टर हुसन ने किया। और उम्मीद है आप सबको
पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट्स में उसका जिक्र कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू।